बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये इसी यूनिट के पार्ट 3 पे है। इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफ अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स में फ्रूइड थ्योरीज़ पढ़े थे, फ्रूइड राइटिंग्स हमने पढ़ी थी, इसकी कंक्लूजन हमने पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टॉपिक है बिहेवियरिज़म। बिहेवियरिज़म साइकोलॉजी की एक मेन, एक अहम अहमियत देने वाली एक अहम कॉन्सेप्ट है जिसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिहेवियरिज़म के बारे में लिखा है कि बिहेवियरिज़म इज़ ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। लिखा है कि बिहेवियरिज़म क्या है, साइकोलॉजी की एक स्कूल है। मींस के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी कंसेप्ट जिस पे साइकोलॉजी के अंदर, यानी कोई ऐसी कंसेप्ट है जिस पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक ही जो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस पे स्टडी किया हुआ है। मतलब ये कि एक ही वे ऑफ लर्निंग से इस कंसेप्ट को स्टडी किया हुआ है। तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही लर्निंग वे से अगर किसी कंसेप्ट को स्टडी किया जाए तो इसके लिए हम स्कूल लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी की कंसेप्ट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहेवियरिज़म जो है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक ही लर्निंग वे से और मीन्स के सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे स्टडी किया हुआ है। फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस का मतलब ये है कि इसमें बिहेवियरिज्म में हम किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, तो उसका हम ये नहीं देखते कि उसका जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसके बाहर से बिहेवियर जो आ रही है वो बिहेवियर जो ऑब्ज़र्व होने वाली है, जो मेयर होने वाली है, उस बिहेवियर को हम देखते हैं। इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे फोकस जो है वो बिहेवियर पे होती है, वो उस बिहेवियर पे जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो हमें ऑब्जर्व हो सकती है। व्हाट वन कैन डू एक्सटर्नली टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंजेस, कि एक्सटर्नली एक एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया, वो क्या करता है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए। तो ये चीज़ें हम बिहेवियरिज्म में देखते हैं। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क, इसमें हम माइंड किस तरीके से वर्क करता है वो नहीं देखते। कन्फाइंड टू ऑब्जर्वेबल एंड मेयरेबल बिहेवियर, ये महदूद है, जो ऑब्जर्व होने वाली, जो मेयर होने वाली बिहेवियर है उस तक महदूद है। यानी ये इंटरनली माइंड के सेट से नहीं देखती कि किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे हम बस वो देखते हैं कि बाहर से एक्सटर्नली एक बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हो गया या एनिमल हो गया, वो क्या करता है, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म से रिलेटेड साइकोलॉजी के अंदर 2 मेन कॉन्सेप्ट्स है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इस पे 2 साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है। ये जो एक पेवलो है, एक वेस्टन है, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इस पे स्किनर जो है उन्होंने काम किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो शख्स जिसका नाम सामने है पेवलो, तो पेवलो एक रूशियन साइंटिस्ट थे। इन्हें एनिमल बायोलॉजिस्ट कहा जाता था या एनिमल साइंटिस्ट कहा जाता था। ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स में से इनका जो एक पहलू था वो मैच कर गया साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से। जब इनका ये पहलू साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से मैच कर गया तो इसके बाद वेस्टर्न थे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके जो रिज़ल्ट आए थे, जो पेवलो है इसके जो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट आए थे, उनको वेस्टर्न ने कनेक्ट किया साइकोलॉजी के एक फील्ड से, जिस फील्ड का नाम बिहेवियरिज्म है।
बिहेवियरिज़म स्टूडेंट्स उस टाइम बिहेवियरिज़म जो है ये बहुत ज़्यादा इसको अहमियत हासिल थी, सब इस पे काम करते थे, जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो इस पे भरपूर काम किया करते थे। तो उस टाइम विस्टन ने पेवलो के जो एक्सपेरिमेंट के पहलू थे उनको जब वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से वो जब मैच कर गए तो विस्टन ने उनको बिहेवियरिज़म के इस फील्ड से रिलेट किया। उसके बाद जो है पेवलो को उसके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ भी दी गई, यानी पेवलो ने अपने इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ भी हासिल की थी। अब इसमें टू लफ्ज़ जो है वो है, एक तो क्लासिकल है और दूसरा कंडीशनिंग है। अब आपको क्लासिकल भी समझनी है और कंडीशनिंग भी समझनी है। क्लासिकल क्या है? क्लासिकल उन तमाम चीज़ों को कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, बहुत पुराने हो, लेकिन अब तक इस टाइम तक वो अगर वैलिड हो, चलते आ रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्लासिकल कहते हैं। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट था पेवलो का, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराने ज़माने का है, पेवलो के टाइम से है, लेकिन अभी तक ये वैलिड है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं ला पाए हैं, ये अभी तक वैलिड है, ये दुरुस्त है, इस वजह से हम कहते हैं इसको क्लासिकल। और कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग का मतलब ये है कि किस तरीके से दो चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, यानी दो अलग चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं और फिर उनकी वजह से लर्निंग में मदद मिलती है। तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं कंडीशनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ इस कंडीशनिंग से रिलेटेड, कि अगर आप लोग कोई बारिश का मौसम है, अक्सर जब गर्मियों में बारिश का मौसम आता है तो सब पार्क चले जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों का मौसम है और बारिश हो रही है, आप पार्क गए हो, पार्क जाके आप बैठे हो, मौसम बहुत अच्छा है और वहाँ आपने एक गाना जो है वो लगा दिया है, आपको वो गाना सुन के अच्छा लग रहा है, आप जो है वो आपकी फीलिंग अच्छी आ रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद आफ्टर सम पीरियड आप बस में बैठे हैं कहीं ट्रेवल कर रहे हो, चाहे जहाँ भी हो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और बस में गाने लगे हुए हैं। तो सेम टाइम सडनली वो सॉन्ग जो है जो आपने पार्क में सुनी थी वो सॉन्ग इस बस में वो स्टार्ट हो जाती है। जब वो सॉन्ग स्टार्ट हो जाती है तो आपको एकदम से वो जब आप उसको सुनते हो तो आपको लगता है कि मैं उस पार्क में वो पार्क आपको याद आ जाती है, वो मौसम याद आ जाता है और आपको इस तरह फील होता है कि मैं अब भी उस पार्क में बैठा हूँ और मौसम भी वैसा है। तो इसका मतलब ये है कि उस सॉन्ग की वजह से आपकी कंडीशन बन गई थी उस पार्क से और उस मौसम से उस टाइम। उसके बाद जब आपको अब बैठे तो बस में हो और ट्रेवल कर रहे हो, जब वो सॉन्ग आ गई है तो उस सॉन्ग की वजह से क्योंकि उसकी कंडीशनिंग बन गई थी उस मौसम और उस पार्क से, तो आपको वो पार्क और वो मौसम याद आ जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंडीशनिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर साइकोलॉजिकली जो पेवलोव ने बताया था, पेवलोव ने डॉग से रिलेटेड बताया था। डॉग से रिलेटेड इस तरह बताया था कि वो पेवलोव जो है अपने डॉग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह किया था कि पेवलोव फूड लेते थे और फूड के साथ बेल बजा देते थे। तो फूड को देख के तो आप लोगों को पता है कि नेचुरली फूड ऐसी चीज़ है जिसको देख के डॉगी जो है उसके मुंह में स्लाइवा आ जाता है, स्लाइवेशन हो जाती है, स्लाइवा प्रोडक्शन हो जाती है। तो इसके साथ इस जो मीट हो गया या फूड जो भी हो, खाने की चीज़ हो डॉगी के लिए, तो इसके साथ कंडीशनिंग बनाने के लिए जो पेवलो है वो बेल बजाया करता था साथ में। तो डॉग देखता कि जब भी बेल बजती तो साथ में फूड होता। तो ये ग्रेजुअली विथ पीरियड्स ऑफ टाइम बार जब ऐसा होता है कि बेल बजती है और साथ में फूड भी होती है, तो वो डॉगी जो है इस चीज़ पे आदी बन जाता है। तो उसे जब बेल की आवाज़ सुनाई देती है तो डायरेक्टली उसके मुंह में सलाइवा पैदा होता है। अब अगर वो फूड जो है फिर अब अगर वो फूड छुपा दिया जाए और वो बेल जो है वो बजाया जाए तो भी उस डॉग जो है उसके मुंह में सलाइवा की प्रोडक्शन होगी। क्योंकि पेवलो ने पहले क्या किया था, बेल बजा के साथ में फूड दिया करता था और इस फूड और बेल के दरमियान जो है जो टाइमिंग है वो बिल्कुल शॉर्ट होती थी। तो इस टाइमिंग के शॉर्ट होने की वजह से डॉगी के माइंड में ये बात सेट हो गई थी कि जब भी बेल बजती है तो फूड ज़रूर होता है। इस वजह से जब पेवलो ने फूड छुपा दिया और बेल बजाई तो फिर भी डॉगी के मुंह से स्लाइवेशन जो है वो होती रही। तो इस कंडीशन को क्या कहा गया? इस कंडीशन को कहा गया कि ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। फिर
अब मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये फिर लर्निंग में भी जो है ये लर्निंग में भी ये हेल्पफुल होती है। अब लर्निंग में किस तरीके से हेल्पफुल होती है, तो आप लोगों ने जब आप लोग बच्चे होते हैं तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस आप लोगों की हुई होगी कि टीचर्स जो होते हैं वो टीचिंग एड लेके उनके साथ पढ़ाते हैं। यानी जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे वो हमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पिक्चर्स दिखा देते हैं। कोई टीचिंग एड्स जो भी हो, पिक्चर्स हो, चाहे वो जो चीज़ भी वो टीचर्स हमें दिखाते हैं अपने टीचिंग एड के लिए वो यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें जो है जब हमें टीचर टीचिंग एड्स के साथ पढ़ा रहा होता है तो जो बच्चा है उसके माइंड में क्या होता है कि वो ये जो अल्फ़ाबेट्स है इनका और वो टीचिंग एड्स जो है उनका एसोसिएशन बना लेता है अपने माइंड में, क्योंकि इनमें टाइप गैप जो है वो बिल्कुल कम होती है। जैसे ही टीचर पढ़ाता है साथ में टीचिंग एड भी दिखाता है, इस वजह से इस बच्चे के माइंड में ये सेट होती है कि इन दोनों का एसोसिएशन है। फिर क्या होता है, फिर जब एग्जामिनेशन में उस बच्चे से क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर वो जो टीचिंग एड्स थे वो पहले उसके माइंड में आते हैं और उन टीचिंग एड्स के थ्रू वो जो चीज़ें उसने उस टाइम सीखे थे वो भी उसको याद आ जाते हैं और इस तरीके से वो जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर देता है। तो ये इस तरीके से क्लासिकल जो कंडीशनिंग है ये हेल्पफुल होती है लर्निंग में। अब स्टूडेंट्स बात होगी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये बीएफ स्कैनर थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया हुआ था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे बेस करती है। जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है उसके बेसिस पे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग बनी है। ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है इस पे बीएफ स्कैनर ने काम किया और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ये बनाई। अब लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है, तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट एक ऐसी लॉ है जिसमें जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका असर जो है वो हम पे होता है और वो असर जो है वो ऐसा असर होता है कि यानी उस असर को देख के हम या तो वो काम रिपीट करते हैं बार बार या फिर हम वो काम करना छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। मतलब ये कि अगर वो काम हमारे लिए उस काम का असर अच्छा साबित हो तो फिर हम उसको रिपीट कर लेते हैं। अगर वो काम जो है हमारे लिए बुरा साबित हो तो फिर हम उस काम को जो है स्टॉप कर लेते हैं। तो इसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे ये बेस हुई है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के बेसिस पे बनी है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो फिर हम उस काम का जो असर हम पे उस काम का असर होता है और उस काम के असर के रिस्पॉन्स में या तो हम वो काम बार बार रिपीट करते हैं या तो हम छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम बार बार रिपीट तब करेंगे जब वो काम हमारे लिए अच्छा साबित हो। अगर वो काम हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है, बुरा साबित होता है, तब हम वो करना छोड़ देंगे। तो इसके बेसिस पे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है ये दो चीज़ों पे मुबनी होती है, दो चीज़ों पे बनी होती है। वो दो चीज़ क्या है, एक को हम कहते हैं रेनफोर्समेंट और दूसरे को हम कहते हैं पनिशमेंट। स्टूडेंट्स ये बातें आप अच्छे से सुने, आपने इनके लिए माइंड सेट करनी है। मैं ये तरतीब से आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये किस पे बेस है, ये टू चीज़ों पे बनी है, टू चीज़ों पे मुबनी है। वो एक है रेनफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। तो अब रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है वो क्या चीज़ है, तो यही चीज़ है मैंने आप लोगों को बताई कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम की वजह से हमारे ऊपर जो इसका अच्छा असर पड़ता है, जब अच्छा असर पड़ेगा तो हम उस काम को बार बार करेंगे। तो जब बार बार हम करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि जब हम इसको रिपीट करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये रेनफोर्समेंट है, यानी बार बार हम उसको करते हैं। और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो मतलब ये कि हम ये पनिशमेंट हो गया कि हम उसको क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो रेनफोर्समेंट मीन्स कि हम अपने आप को रेनफोर्स करते हैं कि दोबारा वो करें अगर वो उस काम का असर हम पे अच्छा साबित होता है। पनिशमेंट वो कि हम कोई पनिशमेंट करते हैं उस काम को रोकने के लिए अगर उसका असर जो है वो बुरा हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो रेनफोर्समेंट है और इसके अलावा जो पनिशमेंट है
इनको आप डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं कि जो रेनफोर्समेंट है, जब हम एक गुड वर्क जो है वो रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं तो इसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। और अगर कोई बुरा काम होता है, काम का बुरा असर हम पे होता है, तो हम उस काम को स्टॉप कर देते हैं, इसको पनिशमेंट कहते हैं। अब आगे रेनफोर्समेंट की भी कैटेगरीज़ है और पनिशमेंट के भी कैटेगरीज़ है। रेनफोर्समेंट के 2 कैटेगरीज़ है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट। और पनिशमेंट के भी 2 कैटेगरीज़ है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट। अब ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अगर आप कोई अच्छा काम करवाने के लिए एक बच्चे और उसके वालिदैन का एग्ज़ाम्पल ले लें। कोई अच्छा काम करवाने के लिए वालिदैन जब अपने बच्चे को कुछ दे दे जो वो लेना चाहता है, जो वो बच्चा चाहता है, ऐसी कोई चीज़ वालिदैन अपने बच्चे को दे दे बच्चे से कोई अच्छा काम करवाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे ने फ़र्स्ट पोजीशन ली अपने क्लास में, वालिदैन ने इसको साइकिल लेके दी जो कि इसको चाहिए थी, इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे साइकिल मिले। तो जब इसने फ़र्स्ट पोजीशन ली तो इसके वालिदैन ने इसको साइकिल लेके दी। साइकिल जब इसको दी तो इससे कहा कि बार बार जो है फ़र्स्ट पोजीशन ले लो। तो वो बच्चा जो है इस साइकिल की खुशी में इसको रिपीट करता है और बार बार वो फ़र्स्ट पोजीशन लेता है, तो इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट किस तरह है? एक बच्चा हमेशा टॉप करता था और इसने अपनी एक आदत जो है वो बना ली हुई थी टॉप करना। फिर कुछ वक्त इसके साथ इस तरह हुआ कि उसने टॉप करना छोड़ दिया, उसके मार्क्स जो है वो कम आने लगे। तो उसके वालिदैन ने उसकी साइकिल उससे छीन ली। उसके पास साइकिल थी, वालिदैन ने उसको लेके दी थी कि वो टॉप कर रहा है। अब उसने अपनी यह आदत छोड़ दी तो वालिदैन ने उससे साइकिल छीन ली और कहा कि जब तक दोबारा टॉप नहीं करोगे तो तुम्हें ये साइकिल नहीं मिलेगी। तो उस बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने इस साइकिल को दोबारा हासिल करने के लिए दोबारा से मेहनत किया और टॉप किया। तो वालिदैन ने वो साइकिल उसे वापस कर दिया। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कि उससे कुछ वक्त के लिए साइकिल ले ली वो अच्छा काम करवाने के लिए। जब उसने अच्छा काम दोबारा से किया तो दोबारा से उसे साइकिल दे दिया। इसको कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब पनिशमेंट पे आ जाए, एक पॉजिटिव पनिशमेंट मैंने आप लोगों को बताई और एक नेगेटिव पनिशमेंट। अब ये जो पॉजिटिव पनिशमेंट, इसका मतलब ये है कि बच्चे को वो चीज़ दे दी जाए जो वो लेना नहीं चाहता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने क्लास में किसी की बुक फाड़ दी, किसी का किताब फाड़ दिया, तो वालिदैन ने गुस्से में आके उसे 2 थप्पड़ मार दिए। अब वो जो थप्पड़ मार दिए, 2 थप्पड़ मार दिए, वो बच्चा तो ज़ाहिरी सी बात है थप्पड़ तो कभी नहीं चाहता होगा कि मुझे कोई थप्पड़ मारे ना। तो फिर वालिदैन ने उसको थप्पड़ मार दिया, यानी बच्चे को वो चीज़ दी जो वो लेना नहीं चाहता था। और फिर उसने उस थप्पड़ की वजह से वो काम करना छोड़ दिया, वो काम करना स्टॉप कर लिया। यानी वो जो दूसरे बच्चों का बुक फाड़ता था वो छोड़ दिया, वो काम अब वो नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? बच्चे से कोई ऐसी चीज़ छीन लेना जो वो देना नहीं चाहता हो, तो इसको कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। यानी बच्चे से कोई ऐसी चीज़ छीन लेना जो वो देना नहीं चाहता हो, जो वो बच्चा नहीं चाहता हो कि ये मुझसे छिन जाए, तो वो उससे छीन लेना नेगेटिव पनिशमेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है वो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो एकेडमिक जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी एकेडमिक उसके काम है, उस पे असर पड़ता है और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो वालिदैन जो क्या करते हैं, वो मोबाइल उससे छीन लेते हैं मतलब कि परमानेंटली छीन लेते हैं, दोबारा उसको नहीं देते हैं। तो ये कहलाती है नेगेटिव पनिशमेंट। अब हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या करते थे? वालिदैन ने बाइक उस बच्चे से ले ली थी कि जब तक टॉप नहीं करोगे तो बाइक नहीं देंगे। जब बच्चे ने टॉप किया तो वालिदैन ने क्या किया, बाइक उसको वापस दे दी, यानी कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरीली उससे बाइक छीनी हुई थी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, उससे परमानेंटली वो चीज़ छीन लेते हैं। यहाँ पे वालिदैन ने मोबाइल परमानेंटली बच्चे से छीन लिया और बच्चे की एकेडमिक जो वैल्यू है वो ठीक हो गई, दोबारा से उसके मार्क अच्छे आने लगे, लेकिन फिर भी उसको मोबाइल नहीं दिया, परमानेंटली छीन लिया। इसको कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये 2 मेन कंसेप्ट थे ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड। ऑपरेंट कंडीशनिंग हम इस चीज़ को कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा है कि पेवलो एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखते हैं कि हमारे स्लाइड्स में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी इज़
इवन पेट्रोविच पेवलो 1849 से लेके 1936, यानी 1849 में ये पैदा हुए थे, 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो ये कौन थे? ये पेवलो वाज बोर्न इन रेजान रूशिया, ये रेजान रूशिया में पैदा हुए थे। द सन ऑफ पुअर विलेज प्रीस्ट, ये एक गाँव का एक पुअर पादरी था, उनका बच्चा था, उनका बेटा था। इन 1904 ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। 1904 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल की थी। किस काम के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम पे उन्होंने काम किया था, इसके लिए। व्हेन पेवलो वाज 50 years old ही बिगेन हिज फेमस वर्क ऑन कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस। जब पेवलो जो है वो 50 years ओल्ड थे, तब उन्होंने ये जो उनकी फेमस वर्क है कंडीशन रिफ्लेक्सेस पे, ये स्टार्ट किया हुआ था। कंडीशन रिफ्लेक्सेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों को जो डॉगी की एग्जांपल दी हुई थी कि डॉगी के लिए जो कंडीशन हम करते हैं, एक तो इस तरह होता है जब हम डॉगी को फूड दिखाते हैं तो फूड के लिए उसके मुंह में स्लाइवा आता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ये जो हमने डॉग को फूड दिखाया तो ये फूड जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस इसको कहते हैं। और जो इस फूड को देख के डॉगी के मुंह में स्लाइवा आया, इसको हम कहते हैं कि ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इसको कहते हैं, या अनकंडीशन रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। लेकिन जब हमने फूड के साथ बेल बजाई और डॉगी के मुंह में स्लाइवा आया, बार बार हम ये प्रोसीजर करते गए, कुछ दिनों बाद हमने फूड छुपा दिया और बेल बजाया तो डॉगी के माउथ में स्लाइवेशन हो गई। तो अब हम इसको कहते हैं, यहाँ पे जो बेल बजाते हैं हम, इस बेल बजाने को हम कहते हैं कि ये जो बेल की जो घंटी होती है, इसको हम कहते हैं ये कंडीशनड स्टिमुलस है, जो हमने कंडीशन बनाई हुई थी वो स्टिमुलस है। और इसके रिजल्ट में, इस बेल के रिजल्ट में जो डॉगी के माउथ में स्लाइवेशन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस है या कंडीशन रिस्पॉन्सेस है। तो ये जो कंडीशन रिस्पॉन्सेस है, इन पे वर्क पेवलो ने 50 years से स्टार्ट किया हुआ था। According to Pavlo, behavior can be changed through conditioning with external or environmental conditions or stimuli. Pavlo के मुताबिक उनका कहना था कि बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है कंडीशनिंग के थ्रू। इस तरह हम किसी एनिमल के लिए या एक बच्चे के लिए इस तरह हम कंडीशन बनाएंगे, तो उस कंडीशन के थ्रू, चाहे वो कंडीशन हम एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ से बनाएं, तो ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से, ऐसे स्टिमुलाई के थ्रू हम बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। This new interest came about through an accidental discovery about the nature of salivation in dogs. ये जो न्यू इंटरेस्ट था, ये किस तरीके से, ये एक्सीडेंटली डिस्कवरी थी। ये एक्सीडेंटली ये थॉट में किस तरह आया था? ये जो डॉग के अंदर जो नेचर ऑफ सलाइवेशन है, उसकी जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, यानी अपने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त पेवलो ने डिस्कवरी की थी, उसके बाद जो है ये थॉट जहन में आना शुरू हो गई, जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात है। ही बिगेन स्टडिंग द कंडीशनिंग प्रोसेसेस। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कंडीशनिंग प्रोसेसेस पे स्टडी स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडिगम, अब यहाँ पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग का मिसाल हमें दिया गया है, इसके पैराडिगम मीन्स के जो इसके मिसालें वगैरह है वो हमें दी गई है। लिखा है कि एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग विथ लाइट, ये 1928 में डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें लाइट जो है वो भी डॉग को दिखाई गई, यानी फूड के साथ लाइट दिखाया गया या फूड के साथ बेल बजाई गई। ये हम आगे जाके लाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि लाइट कब दिखाया गया था और इसको हम क्या कहते हैं। तो ये 1928 में हुई थी। इसके बाद है अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम US के सिंबल से लिखते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल मीन्स के फूड है, जिस फूड को दे, ये फूड जो है ये स्टिमुलस है और अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस मीन्स के ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। और इसके अलावा ये जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स है, ये इस फूड को देख के जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है, ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो फूड है, और जो हमारे साथ अनकंडीशन रिफ्लेक्स है वो सलाइवा है। सलाइवा की प्रोडक्शन है डॉगी के माउथ में। तो इसके अलावा आप यहाँ पे कंडीशन, अगर हम कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिफ्लेक्स को देखें, तो जो कंडीशन स्टिमुलस है वो हमारे साथ बेल है, और जो कंडीशन रिफ्लेक्स है वो सलाइवा है। अब जो कंडीशन रिफ्लेक्स है या फिर अनकंडीशन रिफ्लेक्स है वो सेम होंगी, दोनों सलाइवा होंगे।
यानी ऊपर जो हमने अनकंडीशन स्टिमुलस का पढ़ा वो फूड था, नीचे जो कंडीशन स्टिमुलस है वो बेल है। मतलब कि हमने कंडीशन अब जो बनाया वो बेल है, और बेल के लिए भी सलाइवा की प्रोडक्शन हुई और फूड के लिए भी सलाइवा की प्रोडक्शन होती थी। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है, चाहे वो अनकंडीशन हो या कंडीशन हो, वो नेचुरल होगी, और जो हमारे साथ स्टिमुलस है वो चेंज होंगे। स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस वो के जो नेचुरली होता है, और जो कंडीशन स्टिमुलस की हमने जो कंडीशनिंग की हुई थी उसके रिजल्ट में जो स्टिमुलस बनती है उसको हम कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस, जो कि बेल है। अब इसमें कंसेप्ट्स जो है वो दूसरे कंसेप्ट्स भी आ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सटिंक्शन का कंसेप्ट जो है वो आ गया। एक्सटिंक्शन क्या है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन है इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसीजर कर रहे थे जब पेवलो, तो उस टाइम उसने इतने डिटेल से स्टडी किया था कि इसमें एक्सटेंशंस वगैरह इन सब को भी उसने डिस्कवर किया हुआ था। तो ये जो एक्सटेंशन है इसका मतलब है ग्रेजुअली डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन रिफ्लेक्स। ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन रिफ्लेक्स है, फॉर एग्जांपल हम जो कंडीशन करते हैं उस कंडीशन के रिस्पॉन्स में जो सलाइवेशन हो रही होती है उसकी ग्रेजुअली एब्सेंस। मतलब कि जो एक्सटेंशन है इसको डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिफ्लेक्स इज नोन एज एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम जो है बेल दे देते हैं और बेल बजा लेते हैं और फूड साथ में नहीं देते डॉगी को। पहले हम क्या करते थे, बेल बजाते थे, बेल के साथ फूड भी देते थे डॉगी को, तो फिर उसके माउथ में सलाइवेशन होती थी। अब हम जब फूड छुपा देते हैं और बेल बजा देते हैं तो डॉगी जो है उसके माउथ में स्टार्ट में सलाइवेशन होती है। फिर हम सेकेंड टाइम दोबारा उसको फूड बेल बजाते हैं और फूड नहीं देते हैं तो भी सलाइवेशन होती है लेकिन थोड़ा कम होती है। फिर तीसरी बार हम दोबारा बेल बजाते हैं, फूड नहीं देते तो फिर भी सलाइवेशन होती है लेकिन थोड़ा कम। इस तरह सलाइवेशन जो है हम बार बार अगर तो हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जब बार बार बेल बजाते हैं और डॉगी को फूड नहीं देते साथ में, तो ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली उसका जो कंडीशन रिस्पॉन्स था, जो सलाइवेशन था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। अब इसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसे कहते हैं? जब आप कंडीशन स्टिमुलस कर रहे हैं, कंडीशन स्टिमुलस मींस कि आप लोग जो है वो बेल बजा रहे हैं और कंडीशन रिफ्लेक्स भी हो रही है या कंडीशन रिस्पॉन्स हो रही है, मतलब कि सलाइवा भी प्रोड्यूस हो रही है डॉगी के माउथ से। तो अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि आप 3-4 दिन तक ये नहीं करते, यानी आप बेल बजा रहे थे, सलाइवेशन हो रही थी, बीच में आपने छोड़ दिया, 3-4 दिन तक आपने छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे एक्सटेंशन होगी, वो डॉगी जो है वो उसकी सलाइवेशन जो है वो बंद हो जाएगी। फिर आप अब जब 3-4 दिन बाद आप अगेन वो बेल जो है वो स्टक करेंगे, तो फिर वो जो डॉगी है वो सलाइवेट नहीं करेगा। लेकिन जब
जब आप वो बेल स्टक करेंगे और डॉगी जो है वो स्लाइवेट नहीं करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, अगेनली ट्राई करेंगे कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो पैदा हो, यानी डॉगी जो है वो स्लाइवेट करे। तो इस टाइम आप अगर बेल बजाते हो और साथ में फूड देते हो और उसको दोबारा जो है वो आदी बना देते हो, तो इस टाइम क्या होगा, जो डॉग है वो स्पॉन्टेनियसली सीख जाएगा स्लाइवेट करना, यानी वो जल्दी से सीख जाएगा कि बेल की आवाज़ उसको आएगी तो वो जो है जल्दी से उसके सलाइवा जो है वो पैदा होंगे। मतलब ये कि अगर फर्स्ट टाइम आप कंडीशनिंग कर रहे थे और उस टाइम डॉगी को सीखने के लिए अगर 1 महीना लगा था, तो अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली सीखेगा, यानी उसको 1 महीना नहीं लगेगा बल्कि वो 15 दिनों में सीखेगा। क्यों? क्योंकि ये वाक़या पहले उसके साथ हो चुका है, पहले भी वो ये सीख गया था 1 महीने में, तो अभी 1 महीना नहीं लगेगा, वो 15 दिनों में या उससे भी कम में सीख जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, वो डॉगी जो है स्पॉन्टेनियसली दोबारा अपने काम पे आ जाता है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अब उसकी जो स्लाइवेशन की इंटेंसिटी होगी वो रिड्यूस्ड होगी, यानी जो फर्स्ट टाइम जो उस पर आदी हो गया था, फर्स्ट टाइम जो कंडीशन रिफ्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम स्लाइवेशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फुली थी। लेकिन अब दोबारा जब आप सेकेंड टाइम 3-4 दिन छोड़ने के बाद दोबारा उसको आदी बना रहे हो, तो वो पहले से कम वक्त में सीख जाएगा, रिकवरी उसकी स्पॉन्टेनियसली होगी, लेकिन जो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है रिस्पॉन्स की वो रिड्यूस्ड होगी, यानी उसकी स्लाइवेशन की मकदार जो है वो रिड्यूस्ड होगी। अब इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट जो है वो भी सीखना है। तो डिस्क्रिमिनेशन के कंसेप्ट को सीखने के लिए एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो आपने जनरलाइजेशन सीखनी है। स्टूडेंट्स, जनरलाइजेशन की कंसेप्ट क्या है? तो जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आप कोई करेंटली सिचुएशन जो है वो सॉल्व करते हो। करेंटली आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके उसको आप सॉल्व कर लेते हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरल मीनिंग में जब हम इसकी जनरलाइजेशन की जनरल मीनिंग लेते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम जो चीज़ें सीख जाते हैं और उनको याद करके अपने रिसेंटली सिचुएशंस, अपने रिसेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। लेकिन यहाँ जब हम साइकोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं तो साइकोलॉजी से रिलेटेड पेवलोव जो है उसने जो कंडीशन बनाया था कि वो एक बेल से साउंड निकाल रहा था, तो डॉगी जो है वो जब भी इस बेल की आवाज़ को सुनता तो फिर जो है उसकी स्लाइवेशन होती थी। तो डॉगी के साथ अब क्या होता है, अब डॉगी कोई और सिमिलर साउंड, इसी बेल की तरह ही कोई और सिमिलर साउंड, जैसे कि वो टेलीफोन का बेल भी हो सकता है, टेलीफोन की साउंड, या किसी दूसरे जो स्ट्रकिंग होती है उसकी साउंड, किसी भी चीज़ की साउंड जो कि सिमिलर हो, इस बेल से सिमिलरेट करता हो, तो उसको देख के भी जो डॉगी है वो इसके लिए भी स्लाइवेशन प्रोड्यूस करता है, इसके लिए भी वो स्लाइवेट करता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। किस तरह वो डॉगी जो है वो समझता है कि अब जो भी घंटी बजती है तो मुझे फूड मिलेगा। अब उसको जो बेल की घंटी पे फूड मिलता था उसके लिए वो स्लाइवेशन करता था, अब वो इस बेल की घंटी को जनरलाइज करता है। जनरलाइज मतलब कि वो दूसरे भी जो घंटी होते हैं इस बेल की घंटी की तरह, तो उस पर भी वो जो है स्लाइवेट करने लगता है। उसे लगता है कि जब भी कोई भी घंटी बजेगी, चाहे वो फ़ोन की घंटी हो या जो भी, मुझे स्लाइवेट करना है क्योंकि मुझे फूड मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स, ये जो जनरलाइजेशन है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, तो एक चीज़ आपने समझनी है कि जनरलाइजेशन में भी ये जो फर्स्ट टाइम जो बेल के लिए जो जितने मकदार में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, जितने मकदार में यानी जो पीक पे उसकी रिस्पॉन्स होती है, जब बेल बजता है, उसको फूड मिला था, फर्स्ट टाइम उसकी कंडीशनिंग जिस चीज़ पे होती है उसके लिए उसकी जो रिस्पॉन्स है वो पीक लेवल पे रिस्पॉन्स होती है, यानी स्लाइवेशन की मकदार बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो दूसरे साउंड है, चाहे टेलीफोन की साउंड हो गई या दूसरे जो साउंड्स है, ये सेकंड स्टेप होती है ना कंडीशनिंग की, तो ये इस पे क्या होता है, उसकी जो रिस्पॉन्स की मकदार है वो कम होती है, यानी स्लाइवेशन जो है वो कम होगी बनिस्बत बेल पे जितना स्लाइवेशन होता था। तो
अब एक बच्चा था, आल्बर्ट इसे कहते थे, उस टाइम उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुई थी कि वो क्या करता था, इसी जनरलाइजेशन की एक और एग्जांपल है। वो क्या करता था, वो जो रेट है, रेट से वो डरता था, जो रेट है उससे वो डरता था। और इस रेट से डरने की वजह से जो जितने भी रेट के जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे रेट के का पिक्चर हो गया कागज़ पे, उससे भी जो भी हो रेट की शक्ल के दूसरे एनिमल्स, सब से वो डरता था। यानी उसने जनरलाइजेशन की थी इस रेट को दूसरे सब एनिमल्स से, तो वो हर एक चीज़ से डरता था। तो ये जनरलाइजेशन की एक एग्जांपल हो गई। तो अब ये जो जनरलाइजेशन है, ये क्या है, ये अनप्लीजेंट चीज़ है। अनप्लीजेंट मीन्स के ना खुश करने वाली चीज़ है। ये हम कह सकते हैं कि हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ग्रेप से एलर्जी है, ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर से आपको एलर्जी है, तो फिर जिन लोगों को अंगूर से एलर्जी होता है, अगर वो लोग जनरलाइजेशन कर दे, जनरलाइजेशन अंगूर को दूसरे फ्रूट से कर दे, तो चेरी भी देखने में ग्रेप्स की तरह लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो ग्रेप्स की तरह लगते हैं। तो वो जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब को खाना बंद कर देंगे कि इनको अगर जनरलाइजेशन कर दिया ग्रेप के साथ, तो वो समझेंगे कि मुझे जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं उन सब से एलर्जी होगी। तो फिर इस जनरलाइजेशन के थ्रू वो सारी फ्रूट्स जो है वो खाना बंद कर देंगी। तो फिर ये क्या हुआ, ये एक अनप्लीजेंट थिंग हुआ। तो इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेशन भी सीखनी है। डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट यहाँ से बनता है। पहले जनरलाइजेशन का कंसेप्ट राइज हुआ है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट जो है वो बना है कि अब हमने हर एक चीज़ को दूसरे चीज़ से नहीं मिलाना है, हमने इनमें डिस्क्रिमिनेट करनी है, हमने इनमें फ़र्क करनी है। अब हमने ग्रेप्स में और दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनमें फ़र्क करनी है, डिस्क्रिमिनेट करनी है। और हमने ग्रेप्स के से एलर्जी है तो उसको छोड़ देना है, बाकियों को नहीं। अब ये जो आल्बर्ट था, एक चाइल्ड, उसको अगर रेट से डर लगता है तो उसको जनरलाइजेशन बंद करनी है, यहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन सीखना है और जो दूसरे रेट लाइक चीज़ें हैं उनसे नहीं डरना है। अब यहाँ पे जो डॉगी है उसको ये सीखना है कि अगर एक बेल जो है उसके बजने पे मुझे फूड मिलती है, तो अगर टेलीफोन का बेल बजे तो मुझे सलाइवेट नहीं करना है, मुझे उस पर फूड नहीं मिलेगा। तो अब उसने क्या करना है, उसने डिस्क्रिमिनेशन सीखनी है उस बेल के साउंड की और टेलीफोन के साउंड में, कि इन दोनों में फ़र्क है और वो फ़र्क मैंने जाननी है। और अगर बेल बजे तो मुझे सलाइवेट करना है और अगर टेलीफोन बजे तो मुझे सलाइवेट नहीं करना है, ये चीज़ सीखनी है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट बनता है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन में इस तरह है कि एक ख़ास पार्टिकुलर साउंड पे डॉगी को अब स्लाइवेशन करनी है। किस तरीके से हम ये करेंगे, हम करवाएंगे डॉगी से इस डिस्क्रिमिनेशन को डॉगी से किस तरीके से करवाएंगे, किस तरीके से हम डॉगी को डिस्क्रिमिनेशन सिखाएंगे। तो हमने इनको डिस्क्रिमिनेशन सिखानी है कि सिर्फ जो साउंड बेल है इस पर स्लाइवेट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम उसको बेल बजाएंगे और बेल के साथ फूड देंगे, और टेलीफोन हम बजाएंगे, टेलीफोन के साथ फूड नहीं देंगे। तो ग्रेजुअली अगर हम ये करते जाएंगे कि टेलीफोन जो है वो बजा तो फिर उसके साथ हमने फूड नहीं दिया, और जो बेल बजा उसके साथ फूड दिया, तो अल्टीमेटली वो डॉगी लर्न कर लेगा कि मैंने डिस्क्रिमिनेशन करनी है अमोंग द बेल साउंड एंड द टेलीफोन साउंड, कि टेलीफोन साउंड जब बजेगा तो मैंने स्लाइवेट नहीं करनी है क्योंकि फूड नहीं मिलता इसके साथ, और जो बेल का साउंड बजेगा तो मैंने स्लाइवेट करनी है क्योंकि इसके साथ मुझे फूड मिलती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है हायर कंडीशनिंग। अब हायर ऑर्डर्ड कंडीशनिंग, हायर ऑर्डर्ड कंडीशनिंग क्या है स्टूडेंट्स? तो हायर ऑर्डर्ड कंडीशनिंग ये है स्टूडेंट्स के इसको समझने से पहले आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग पढ़ ले। ये जो कंडीशनिंग का प्रोसेस है, पेवलो ने जो किया था कि उसने बेल उठाया, बेल को बजाया, बेल से साउंड निकाला और साथ में डॉगी को फूड दिया, तो इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग है कि बेल बजता है तो साथ में बेबी जो है डॉगी जो है उसको बेल के साउंड के साथ फूड मिलती है, और फिर जब वो फूड छुपा दिया जाए और बेल बजाया जाए तो फिर भी डॉगी जो है वो स्लाइवेशन करता है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग, कि वो बेल के साउंड, चूँकि बेल फूड के साथ बजता था इस वजह से वो इस पे आदी हो गया है बेल पे, और बेल जब बजती है तो उसके मुंह में स्लाइवेशन आ जाती है, और ये उसकी फ़र्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग है। इसलिए क्योंकि इस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग के साथ यानी उसको फूड दिया जाता था, तो अब वो इस पे उसकी जो रिस्पॉन्स जो है वो पीक पे होगी, पीक लेवल पे होगी, ज़्यादा मकदार पे होगी, स्लाइवेशन की मकदार जो है वो ज़्यादा होगी। अब
जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है स्टूडेंट्स, इसको जनरली आम तौर पर साइकोलॉजी में हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो बहुत सारे आपको ऐसे राइटिंग्स मिलेंगे कि जिन पे लिखा है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। तो हम कह सकते हैं ये गलत नहीं है, हम कह सकते हैं साइकोलॉजी की ज़बान में कि हम हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा जो है हम इसको वसीहली अगर पढ़े, हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े, अगर इसको हम निचोड़ ले बाहर, इसको हम एक्सपेंड करें, तो फिर जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है इसके टू कैटेगरीज होते हैं। एक को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग और दूसरे को हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग। अब हायर ऑर्डर कंडीशनिंग के जो कैटेगरीज है सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग और थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग, ये क्या होती है? तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग का मैंने आप लोगों को बताया। सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है कि क्या किया गया कि जो पेवलो का डॉगी है जो कि बिल पे स्लाइवेट करता था, बिल के साउंड पे, इसके साथ बिल के साथ लाइट भी इसको दिखाई गई, इसको बेल दिखाया गया, फूड दी गई, साथ में लाइट भी दिखाया गया। तो डॉगी ने देखा कि बेल बजती है, लाइट भी होता है और फूड जो है वो भी दी जाती है। तो ग्रेजुअली वो इस चीज़ पे आदी हो गया कि बेल बजे और लाइट, अगर लाइट दिया जाए तो फिर इस पे स्लाइवेट करना है। अब फूड छुपाया जाए, बेल भी छुपाया जाए और सिर्फ लाइट उसको दिखाया जाए, तो वो उस लाइट के लिए भी स्लाइवेट करेगा। तो इस लाइट के लिए जब वो स्लाइवेट करेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग है, क्योंकि वो लाइट को देख के अब स्लाइवेट करने लगा है। पहले बेल को देख के करता था, पहले फूड को, फिर बेल को, फिर अब लाइट भी साथ था, इस वजह से लाइट के लिए भी स्लाइवेशन कर रहा है। तो इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। अब क्या किया जाता है स्टूडेंट्स के लाइट के साथ साथ एक फॉर एग्जांपल चाबी भी उसको दिखाई जाती है। तो डॉगी ने देखा कि फूड है, फूड के साथ बेल है, बेल के साथ लाइट है, लाइट के साथ चाबी है और उसकी स्लाइवेशन हो गई। ग्रेजुअली ऐसा होता गया। फिर जाके डॉगी को क्या किया गया, डॉगी को फूड छुपा दिया गया, बेल छुपा दिया गया, लाइट भी छुपा दिया गया और वो चाबी दिखाई गई। तो वो इस चाबी के लिए भी स्लाइवेट करता है, वो इस पे भी कंडीशनिंग जो है उसके साथ हो जाती है और इस चाबी के लिए भी वो स्लाइवेट करता है। तो इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग। अब स्टूडेंट्स ये बात समझने वाली है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग थी, जिसमें फूड के साथ बेल बजाया जाता था और फूड को छुपा के जब बेल दिखाया गया तो डॉगी इस पे आदी हो चुका था, उसने रिस्पॉन्स शो किया, तो उसने पीक पे रिस्पॉन्स शो किया, उसकी स्लाइवेशन की मकदार बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सेकेंड कंडीशनिंग में जब वो लाइट के लिए स्लाइवेशन करता है तो उसकी मकदार उस बेल के लिए जितना करता था उससे कम होगा। और फिर जाके तीसरे नंबर पे जब वो चाबी के लिए, की के लिए स्लाइवेशन करता है तो इसकी मकदार लाइट वाले से भी कम होगी। यानी कंडीशन हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उसके रिस्पॉन्स की मकदार कम होते जाएगी। तो इसको कहते हैं, ये जो चाबी वाला है इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे जो जितने भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स इस स्लाइड में ये हमने कवर कर लिया है। अब आगे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से बेल जो है वो बजाया जाता था और डॉगी से स्लाइवेट करवाया जाता था। यहाँ देखिए, सबसे पहले बेल बजाया। बेल को क्या कहा जाता है? बेल को कंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है। यानी बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। हमने कंडीशनिंग करने के लिए बेल बजाना स्टार्ट किया है और जब बेल बजाया जाता है तो बेल बजाने के बाद क्या करते हैं? फूड रख देते हैं डॉगी के सामने। तो फूड को देख के ऑटोमेटिकली डॉगी जो है वो एलिसिट होता है और इससे क्या होता है? स्लाइवेशन होती है। अब ये जो फूड है इसको हम अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। इसको देख के जो डॉगी का स्लाइवेशन है इसको भी हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं या अनकंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। फूड को देखा तो ऑटोमेटिकली ये एलिसिट हो जाता है। इसके बाद ग्रेजुअली ये किया ही गया कि पहले बेल बजाया गया, फिर फूड, फिर इसकी स्लाइवेशन, पहले बेल, फिर फूड, फिर इसकी स्लाइवेशन, बार बार करने के बाद जब कुछ वक्त गुजर गया, आफ्टर सम नंबर ऑफ रिपीटिशन, कुछ रिपीटिशन करने के बाद जब बेल बजाया गया तो फिर डॉगी ने क्या किया? डॉगी ने स्लाइवेट किया। देखिए यहाँ पे कोई फूड नहीं है, बेल के रिस्पॉन्स में डॉगी ने स्लाइवेट किया। तो इस बेल को हम कहेंगे कंडीशनड स्टिमुलस और यहाँ पे जो डॉगी ने स्लाइवेट किया इसको हम कहेंगे कंडीशनड रिफ्लेक्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा है
Pavlov's basic idea was not naive. In the 17th century, Locke had proposed that knowledge is based on association. यानी पेवलोव जो है इसकी जो बेसिक आइडियाज़ थे वो नीव नहीं थे। क्यों नीव नहीं थे? क्योंकि इससे पहले 17th सेंचुरी में लॉक जो है उन्होंने, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये नॉलेज जो है वो प्रपोज किया हुआ था कि एसोसिएशन के बारे में एक नॉलेज प्रपोज किया हुआ था। एसोसिएशन मींस के एक एसोसिएशन एक वो मेंटल स्टेट होती है जो कि कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो स्टोर करता रहता है, यानी कुछ चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाना ये होता रहता है माइंड के अंदर। तो इसको कहा जाता है कि ये क्या है, इसको कहा जाता है कि ये एसोसिएशन है। तो इस एसोसिएशन के बारे में कुछ कंसेप्ट्स जो है लॉक ने बता दिए थे। बट पेवलोव अनकवर्ड सेवरल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, लेकिन पेवलोव ने कुछ इसके जो उसूल्स थे उन्हें सामने ला के रख दिया, उनके ऊपर से पर्दा हटा दिया। द मेन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग Pavlovian principles a part of psychological mainstream was Johann B. Weston, 1878 to 1958. He was environmentalist and behaviorist. अब जो मेन था जिसने जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि उसने पेवलोवियन के जो प्रिंसिपल्स थे, पेवलो के जो प्रिंसिपल्स थे उनको जाके साइकोलॉजी से रिलेट किया, तो वो जोहन बी वेस्टन थे। ये 1878 को पैदा हुए थे, 1958 को इनकी मौत हो गई थी। तो ये जो है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेवलो थे वो एनिमल बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कोई साइकोलॉजी के लिए डिस्कवरी नहीं की थी, लेकिन इसने क्या किया, उसके डिस्कवरीज़ को लाके साइकोलॉजी से रिलेट कर दिया। ये एक जो वेस्टर्न है ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे और एक बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म पे काम करते थे। In 1916, Weston began research on young children, becoming the first major psychologist to apply principle of learning to the problem of development. 1916 में वेस्टन ने एक रिसर्च स्टार्ट किया एक यंग चिल्ड्रन पे। तो इसके बाद वो एक जो फर्स्ट मेजर साइकोलॉजिस्ट थे उनमें से एक बन गए जिन्होंने जो लर्निंग के प्रिंसिपल है वो अप्लाई किए डेवलपमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे, यानी डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती है उन पे जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया। और इसके अलावा जो इमोशंस का स्टडी है वो किया, मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशंस के बारे में स्टडी किए, फ़ियर के बारे में स्टडी किया। फ़ियर मीन्स के जो सडन नॉइस निकलता है, लूज ऑफ सपोर्ट, जब बंदा समझता है कि मुझे में सपोर्ट की कमी उसमें आती है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के नॉइस निकलते हैं, लॉस ऑफ सपोर्ट होता है और कुछ नॉइस वगैरह निकलते हैं तो उसे डर लगता है। रेज से कहते हैं गुस्सा, आमतौर पर हम कहते हैं कि बॉडी मूवमेंट्स को जब रिस्ट्रिक्शन होती है किसी की तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स आता है इसको हम रेज कहते हैं। यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग फियर इन लिटिल अल्बर्ट। मैंने लिटिल अल्बर्ट का आप लोगों को बताया था कि लिटिल अल्बर्ट में फ़ियर के बारे में एक जो कंडीशनिंग है उसको यहाँ पे इसके फ़ियर से रिलेटेड किया गया था। किस तरह? सबसे पहले क्या किया गया कि अल्बर्ट को ये जो रेट है ये अल्बर्ट देखा। जब अल्बर्ट ने रेट देखा तो अल्बर्ट जो है वो उसको फियर नहीं होती थी, वो खुश होता था इसको देख के, रेट को देख के वो खुश होता था, उसको कोई डर नहीं लगता था। लेकिन साथ में कंडीशन इसके लिए इराइज़ किया गया, कंडीशन ये इराइज़ किया गया कि एक हमर से स्टील बार पर स्टिकिंग की गई जिससे जो है बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वो हथौड़ा जब इस हमर पे स्टील बार पे मारते थे तो इससे एक किस्म की आवाज़ निकलती थी। वो जब इसके कानों में गई अल्बर्ट के, तो अल्बर्ट को इससे डर लगा, वो फियर में चला गया। फिर जो है फिर क्या किया गया, फिर दोबारा यही प्रोसीजर किया गया कि इस स्टील बार पे स्ट्रिकिंग की गई और साथ में इसको जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो रेट है वो दिखाया गया। तो फिर इसको डर लगता था इस चीज़ से, तो बार बार जब ये प्रोसेस किया गया और कुछ मुद्दत बाद जब इसको हथौड़ा नहीं था, स्ट्रिकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये जो आफ्टर कंडीशनिंग जब ये रेट इसको दिखाया गया तो वो रेट पे भी रोने लगा, उसको रेट पे भी फियर हुआ, क्योंकि उसने इसके माइंड में ये बात सेट हो गई थी कि ये जब रेट आता है तो ये जो स्ट्रिकिंग है वो होती है। तो ये स्ट्रिकिंग से डरता था, इसने इस स्ट्रिकिंग को एसोसिएट कर दिया रेट से। अब जब वो रेट को देखता है तो फिर भी उसको डर लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कंडीशनिंग जो है वो लिटिल अल्बर्ट के फियर से रिलेट करके इस पे भी जो है एक्सपेरिमेंट की गई थी।
मेरी कवर्स जोन्स। अब ये मेरी कवर्स जोन्स कौन है? मेरी कवर्स जोन्स सितंबर 1 1997 टू जुलाई 22 1987। सितंबर 1 सितंबर 1897 को ये पैदा हुए थे और 22 जुलाई 1987 को इनकी वफ़ात हुई थी। वाज बोर्न इन जोहान्सटन पेंसिल्वेनिया। शी हैज़ बिकम नोन एज द मदर ऑफ बिहेवियर थेरेपी। अब इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था कि ये मदर है बिहेवियर थेरेपी की, यानी मदर ऑफ बिहेवियर थेरेपी किसको कहा जाता था? मेरी कवर्स जोन्स को कहा जाता था। ये ज़रूर MCQs बन सकती है। बिकॉज ऑफ हर एयरली वर्क ऑन द अनकंडीशनिंग ऑफ द फियर रिएक्शन इन इन्फेंट, क्योंकि इसने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया था कि जो बच्चों में जो डर होती है, जब वो किसी चीज़ से डरते हैं तो उस डर को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उसको किस तरीके से अनकंडीशनिंग की जाए, मीन्स के उसको ख़त्म किया जाए। तो इस पे इन्होंने काम किया था, इसलिए इसको मदर ऑफ बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है। हर स्टडी ऑफ 3 years old नेम पीटर, इसने 3 साल के बच्चे पे स्टडी किया था जिसका नाम पीटर था। इन विच शी टेस्टेड ए नंबर ऑफ प्रोसीजर टू रिमूव हिज फियर ऑफ रेबिट। इस पे इन्होंने बहुत नंबर ऑफ़ टेस्ट्स किए थे, नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स अप्लाई किए थे, ताकि वो जो बच्चा पीटर है वो रेबिट से डरता था। इस रेबिट से जब वो डरता था तो इस रेबिट का जो डर था वो उसके दिल से निकालने के लिए, उसके जहन से वो खौफ, रेबिट का खौफ निकालने के लिए इस पे बहुत सारे प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए थे, जिसको नाम दिया गया था डी कंडीशनिंग फियर इन पीटर के। पीटर में जो डर है उसको ख़त्म करना, डी कंडीशनिंग करना। अब जोसेफ वोल्फ है, जोसेफ वोल्फ ने क्या किया था? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये एक टाइप है बिहेवियर थेरेपी की, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग के बेस पे बना हुआ है। इट वॉज डिवेलप बाई वोल्फ ड्यूरिंग 1950s। ये वोल्फ ने डिवेलप किया था और कब किया था? 1950s को किया था। दिस थेरेपी एम्स टू रिमूव द फियर रिस्पॉन्स ऑफ फोबिया। इस थेरेपी का मकसद ये था कि जो फियर रिस्पॉन्स है फोबिया की, इसको ख़त्म करना। ये जो फोबिया है, फोबिया क्या है स्टूडेंट्स के? जो एक्सट्रीम फियर होती है ना किसी भी चीज़ से जो एक्सट्रीम फियर होती है, इसको कहते हैं फोबिया। तो इस एक्सट्रीम फियर को, इस फोबिया को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो थेरेपी की गई थी उसको हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो आप लोगों के लिए MCQs बन सकती है कि सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो कि एक बिहेवियर थेरेपी थी 1950s में वोल्फ ने स्टार्ट की थी, इसका मकसद क्या था? तो आप लोगों को पता हो कि इसका मकसद रिमूव द फियर रिस्पॉन्स ऑफ फोबिया था। देयर आर 3 phases टू ऑफ द ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के 3 phases थे, 3 मरहले थे। सबसे पहला क्या? टाउट ए डीप मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। सबसे पहले पेशेंट को सिखाया जाए कि मसल रिलैक्सेशन टेक्निक किस तरीके की होती है और ये किस तरीके से करना है, तो सही तरीके का मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाया जाए। फिर सेकंड मरहला क्या है? क्रिएट ए फियर हायरार्की। वो अपने लिए एक फियर हायरार्की बनाए। फियर हायरार्की क्या होती है? जो फियर हायरार्की होती है ये एक लिस्ट होती है, जिस लिस्ट में वो तमाम चीज़ें हम लिख देते हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम एंशियस होते हैं, हमें परेशानी होती है या हम डरते हैं, वो सब चीज़ें हम लिख देते हैं एक पेज पे। इसमें इस पेज में लिखने के बाद क्या करते हैं कि इनमें हम रैंक करते हैं, देखते हैं और इनमें से सबसे जो है इनमें से वो चीज़ निकाल लेते हैं जिससे हम सबसे कम डरते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ निकालते हैं जिससे हम सबसे कम डरते हैं और फिर वो चीज़ निकालते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी इनको हम नंबरिंग दे देते हैं। जो हम सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों से हम पहले लिखते हैं सारे चीज़ों को जिनसे हम डरते हैं, फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को अलग करते हैं, नंबरिंग देते हैं कि सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ से डरते हैं और सबसे कम किस चीज़ से डरते हैं। और फिर थर्ड में क्या करते हैं? वर्क ऑन हायरार्की। फिर इस हायरार्की पे काम करते हैं। तो जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अनकंडीशनिंग के थ्रू। तो ये जोसेफ वोल्फ का बिहेवियर थेरेपी था। यहाँ पे आप लोगों को एक दिखाई गई है एक हायरार्की जिसमें लिखा है कि थिंक अबाउट ए स्पाइडर। जब आप स्पाइडर के बारे में सोचते हैं तो फिर उसकी फियर रेटिंग कितनी होती है? यानी 10% तक आप डरते हैं। फिर लुक एट फोटो ऑफ स्पाइडर, उसके स्पाइडर के फ़ोटो को देख के 25% डरते हैं। फिर रियल स्पाइडर को अगर एक क्लोज बॉक्स में देखें तो 50% डरते हैं। फिर उस
जो बॉक्स है उसको अगर आप पकड़ लिए तो 60% डरते हैं। फिर अगर आपके डेस्क पे वो जो है आ जाए और चले आपके डेस्क पे तो फिर आप 70% डरते हैं। अगर आपके शूज़ पे वो चलना स्टार्ट करे तो आप 80% डरते हैं। अगर आपके पेंट के ऊपर यानी लेग के ऊपर पेंट के ऊपर से वो चलना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप 90% डरते हैं। फिर स्पाइडर अगर आपके स्लीव पे आ जाए, स्लीव मीन्स के आस्तीन पे आ जाए, बाजू के ऊपर आस्तीन पे, तो आप 95% डरते हैं। अगर आपके बेयर आर्म में यानी बेयर आर्म मीन्स के विदाउट आस्तीन, आपका आर्म जो है यानी बिल्कुल खाली आर्म विदाउट आस्तीन, ऐसे आर्म पे अगर वो चलना स्टार्ट करे तो आप 100% डरते हैं। तो इस किस्म के हायरार्की बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो उसकी एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग को मैंने बच्चों पे आपको बच्चे और वालिदैन का एग्जाम्पल देख के आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जो चूहा है उसकी बात आ रही है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे अब चूहे पे क्या हुआ था। तो चूहे पे ये हुआ था कि देखा गया ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक्सपेरिमेंट करके चूहे पे कि एक चूहा जो है, दो चूहे लिए गए, एक को भूखा रखा गया और दूसरे को खाना दिया गया। फिर दोनों को अलग अलग बॉक्स में डाला गया। उस बॉक्स में ये था कि एक बॉक्स के दीवार से एक उसके खाने के लिए एक चीज़ रखी थी, उसके अंदर कुछ दाने वहाँ पे रखे थे खाने की कुछ चीज़, और ऊपर पे एक प्रेस करने की का एक वाल सा एक जो है निकला हुआ था, जिस पे अगर प्रेस किया जाए तो वो नीचे वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें गिरते थे। तो अब वो जो भूखा चूहा है वो उस पूरे कंटेनर जो है उसमें इधर से उधर, उधर से इधर वो भागता रहता है इस कोशिश में कि उसको खाने के लिए कुछ मिले। फिर वो कहीं ना कहीं गलती से जाके उस जो बटन है उस पर प्रेस कर लेता है। जब वो उस बटन पे प्रेस कर लेता है तो नीचे खाने के लिए चीज़ गिरती है। तो फिर उसको समझ नहीं आती कि ये मैंने क्या किया जिसकी वजह से ये चीज़ गिरी। वो उसको खाना तो खाता है, फिर कोशिश करता है कि वो दोबारा करे। फिर इतनी कोशिश के बाद वो दोबारा उससे जाके वो उस पर प्रेस कर लेता है, दोबारा से फूड गिरता है। फिर वो जान जाता है कि इस जगह पे प्रेस करने से फूड गिर रही है। तो वो बार बार अब उस जगह पे प्रेस कर रहा है और वहाँ से वो फूड गिर रहा है, खा रहा है, बार बार प्रेस कर रहा है। मतलब ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है इस पे क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम का असर हम पे अच्छा होता है, हम पे उस काम का अच्छा असर होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बार बार करते हैं, यानी रेनफोर्समेंट, हम बार बार उसको करते हैं। तो ये जो चूहा है बार बार उस पर प्रेस कर रहा है, बार बार फूड गिर रहे हैं, इसको फ़ायदा हो रहा है इस फूड से, वो खा रहा है, उसका पेट भर रहा है, तो वो बार बार ऐसा करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट की गई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए। तो इसलिए यहाँ पे चूहे की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब लिखा है इन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर 1904 टू 1990 मीन्स के BF स्किनर जो है वो 1904 को पैदा हुए थे और 1990 को वफात पा गए थे। वाज आल्सो ए बिहेवियरिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, वो भी बिहेवियरिस्ट भी थे और इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। ही आल्सो रोट स्टोरीज एंड पोइट्रीज, वो साथ में कहानियाँ भी लिखते थे, शायरी भी करते थे। ही क्रिटिसाइज द पेवलोव एंड वेस्टर्न, पेवलोव और वेस्टर्न के काम को उसने कुछ क्रिटिसाइज़ किया, यानी इससे ही रिलेटेड एक क्रिटिकल चीज़ वो सामने लेके आए जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो पेवलो और वेस्टर्न का था वो क्लासिकल कंडीशनिंग था और इसका जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, पीपल लर्न देयर बिहेवियर फ्रॉम देयर हिस्ट्री आर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पार्टिकुलरली दोज आर रिपीटेड आर रेनफोर्स्ड। इनके मुताबिक, स्किनर के मुताबिक, पीपल जो है वो अपने बिहेवियर अपने हिस्ट्री से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं और पार्टिकुलरली यानी आम तौर पर उनको रिपीट करते हैं, यानी उनको रेनफोर्स करते हैं अगर उनसे उनको फ़ायदा हो। यानी स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में उन्होंने कुछ किया, जैसे कि स्टिमुलस थी कि चूहे को भूख लग रही थी, भूख के रिस्पॉन्स में उधर इधर भागते हुए उसने बटन को प्रेस किया, प्रेस करके उसको फूड मिल गया, तो फिर उसको वो रेनफोर्स करेगा। वो बार बार कोशिश करता है कि उसका किसी तरीके से प्रेस कर ले कि फूड नीचे गिरे, तो वो बार बार प्रेस करता है, फूड नीचे गिरता है, बार बार करता है, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग।
अब रेनफोर्समेंट के बारे में लिखा है कि ए कंसीक्वेंस दैट स्ट्रेंथ ए बिहेवियर, ये एक ऐसी कंसीक्वेंस है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फिनोमेना है जिसके रिज़ल्ट में एक बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो, यानी वो मजबूत हो। जैसा कि एक बार प्रेस किया, बार बार कर रहा है, तो उसका बिहेवियर जो है वो मजबूत हो रहा है और उसको इसके रिज़ल्ट में अच्छा जो है वो फ़ायदा मिलता है। अभी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बच्चे और वालिदैन से रिलेटेड एग्जांपल आपको दे दी वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में जब हम पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे लिखा है गिविंग समथिंग गुड, अगर हम कुछ अच्छा चीज़ देंगे किसी अच्छे काम को करने के लिए तो फिर डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है, जो बिहेवियर हम चाहते हैं वो इंक्रीज़ होगी। मतलब कि हमने बच्चे को क्या दिया था, बच्चे ने टॉप किया था तो हमने उसको साइकिल लेके दी थी, यानी उसके वालिदैन ने उसको साइकिल लेके दी थी, कुछ अच्छी चीज़ उसको दी थी, जिसके रिज़ल्ट में उसका ये जो वालिदैन चाहते थे, उनका जो डिज़ायर्ड बिहेवियर था वो चाहते थे कि उसके बच्चा बार बार टॉप करे, तो वो बच्चा जो है बार बार टॉप करने लगा उस साइकिल की खुशी में। तो यानी उसको कुछ गुड चीज़ दे दी तो उसका जिससे जो बिहेवियर हम डिज़ायर करते थे वो पूरा हुआ, इंक्रीज़ हुआ। नेगेटिव क्या है, टेकिंग अवे समथिंग बैड इंक्रीज डिज़ायर्ड बिहेवियर, हमने बच्चा जब फेल हो गया था एक बार, तो उससे साइकिल वापस छीन लिया और कहा कि अगर दोबारा पास हो जाओगे, दोबारा फर्स्ट आओगे तो साइकिल वापस दे देंगे। तो बच्चा इसको लेने के लिए, साइकिल को वापस लेने के लिए दोबारा फर्स्ट आया, मेहनत की तो उसे साइकिल वापस दे दिया, यानी उससे कुछ चीज़ ले ली थी। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, मैंने डिटेल से आपको समझाया है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि कोई चीज़ ले लेना, उसकी वजह से अगर डिज़ायर्ड बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो ये वो मैंने आपको जो है एक्सपेंडेड बताया है, क्योंकि फिर हमने पनिशमेंट और इसमें फ़र्क भी करनी है। तो हमने बच्चे को जो साइकिल उससे छीन ली थी कुछ वक्त के लिए, कि बच्चा जो है अपना दोबारा हमारा जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है, हम उससे जो बिहेवियर चाहते हैं वो पूरा करें, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब पनिशमेंट जो है क्या कहता है, अप्लाइंग समथिंग बैड रिड्यूस अनडिज़ायर्ड बिहेवियर, हम कुछ उसके साथ बुरा करते हैं, उस बुरा जब हम करते हैं तो उससे डर के, उस बुरे चीज़ से डर के उसको ना चाहने के लिए वो जो हम उससे वो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर जो किया है, जो गलत काम किया है वो छोड़ देता है, तो इसको हम कहते हैं पनिशमेंट। यानी बच्चा जो है वो फेल हो रहा था तो हमने क्या किया, बच्चे से मोबाइल जो है वो हमेशा के लिए छीन ली। मोबाइल जब हमेशा के लिए छीन ली, हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसके साथ बुरा किया, उससे उसकी मोबाइल छीन ली। लेकिन इसकी वजह से हम उसका जो हम चाहते थे कि ऐसा ना हो, बच्चा बार बार फेल ना हो, हम ये बिहेवियर अनडिज़ायर्ड करते थे कि बच्चा फेल ना हो, तो वो ठीक हो गया। जब मोबाइल ले लिया तो बच्चा जो है अब वो पास होने लगा, तो ये पनिशमेंट है। या फिर बच्चा जो है वो किताबें फाड़ता था दूसरे बच्चों की स्कूल में, तो हमने उसको 2 थप्पड़ मारे, तो ये बुरा किया, हमने बच्चे के साथ बुरा किया। लेकिन उसके जो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर था, जो हम नहीं चाहते थे कि वो बच्चों के कापी फाड़े, किताब फाड़े, तो वो दूर हो गया इससे, तो इसको कहते हैं पनिशमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो काफ़ी है यहाँ तक। साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है कि इसमें हमने किसी एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर में कवर करना होता है, इसीलिए ये टाइम ले रहा है। क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पे बिहेवियरिज्म के साथ ह्यूमनिज़म भी स्टार्ट करूँ तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस वीडियो लेक्चर के लिए बिहेवियरिज्म को समझ ले, इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है आप लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सही से समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं ह्यूमनिज़म स्टार्ट करते वक्त आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।